हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ये दोनों टॉपिक किए थे और ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने डेरिवेशन किया था। आज हम उसी चैप्टर को ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस r है, सेंटर O है और एट ए हाइट h, ये हाइट h है और इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट मूव कर रहा है। ये जो ऑर्बिट है जिसको मैंने डॉटेड बनाया है, सैटेलाइट का मास m है और मान लीजिए उसका ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है, ऑर्बिट में वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो v नॉट है। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है। तो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था √gm/r+h। r+h क्या है, ये डिस्टेंस, ये r है, ये h है, तो सम यहां से और यहां तक r+h है। ये क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का रेडियस। ये आपका एक्सप्रेशन आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2m v ऑर्बिटल स्क्वायर। v नोट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो 1/2m और v नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से, gm/r+h, gm/r+h। तो इट इज इक्वल टू gm/2 ऑफ r+h। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है -gm1, m1 की जगह मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह मास ऑफ सैटेलाइट, डिवाइड बाय r। r क्या है, ये रेडियस, तो दैट इज r+h। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज, मैं इसको E से लिख देता हूं टोटल एनर्जी को, तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है gm/2 ऑफ r+h और पोटेंशियल एनर्जी है -gm/r+h। तो ये आपका आ जाएगा -gm/2r+h। इसको सॉल्व करोगे आपका ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि gm/r+h कॉमन ले लो तो 1/2 -1, तो -1/2 होता है, तो इसलिए माइनस और डिनोमिनेटर में 2। तो ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, gmm/2r+h क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है -gmm/r+h, तो यानी 2 से डिवाइड कर दिया, तो इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। तो ये है रिलेशन ऑफ टोटल एनर्जी विद काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी होगी एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट। अगर सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और कोई भी सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए उसकी टोटल एनर्जी आपको कम से कम 0 या पॉजिटिव करनी पड़ेगी। जब तक नेगेटिव रहेगी वो अपने ऑर्बिट में रहेगा। तो अगर आप उसको कम से कम 0 भी करना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +gmm/2r+h। तो यहां मैं लिखता हूं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, it is energy required by satellite, it is
energy required by satellite, energy required by satellite to leave its orbit. It is energy required by satellite to leave its orbit. तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं बी ई लिख देता हूं, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, मीन्स जी एम एम बाय 2r+h, ये होगी बाइंडिंग एनर्जी। अगर आप इतनी एनर्जी दे देंगे तो माइनस ऑफ दिस प्लस दिस क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी 0, और 0 होगी तो ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट को छोड़कर चला जाएगा। 0 या 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव होगी वैल्यू तो सैटेलाइट ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। कोई भी बाउंड सिस्टम हो, बाउंड सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, तो ये सब क्या है, बाउंड सिस्टम। बाउंड किया हुआ है सन ने प्लैनेट्स को, इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने। तो ये जितने भी बाउंड सिस्टम होते हैं उन सभी की टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी, और जैसे ही एनर्जी 0 या पॉजिटिव हो जाएगी टोटल एनर्जी, तो वो अनबाउंड सिस्टम होगा। तो इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी 0 या 0 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो बाहर निकल जाएगा एटम से। इसी तरह से अगर अर्थ और सन सिस्टम, अगर मैं एक मास अर्थ ले लूँ, एक सन ले लूँ, तो उसकी टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आएगी, और अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो अर्थ भी अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। तो इसी तरह से ये प्लैनेट है, इसकी भी अगर टोटल एनर्जी 0 या ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये भी बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमने बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन किया है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट, और ये होगा नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एनर्जी। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, तो मैं आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 500 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। कंप्यूट इट्स काइनेटिक एनर्जी, number 2 potential energy, number 3 total energy, mass of satellite small m equal to 300 kilogram, mass of earth capital M equal to 6 into 10 raised to power 24 kilogram, radius of earth capital R equal to 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर। तो एक सैटेलाइट है जिसका ऑर्बिटल रेडियस क्या है, 500 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ऑर्बिटल रेडियस होगा ये r+h, तो h दिया हुआ है 500 किलोमीटर और r की ये वैल्यू दी हुई है 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर। तो h है आपका 500 किलोमीटर, तो 500 into 10 raised to power 3 मीटर, और r+h क्या हो जाएगा, r+h हो जाएगा आपका तो r+h, r क्या है आपका 6.4 into 10 raised to power 6 मीटर, ये हो जाएगा 6400 into 10 raised to power 3 मीटर। तो r+h क्या हो जाएगा, 6400 + 500 6900 into 10 raised to power 3 मीटर। अब हमें पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है Gmm/2r+h। मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी।
काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला है ये G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2 R प्लस H। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, G कैपिटल M स्मॉल m और R प्लस H की वैल्यू रखेंगे। तो अब हम वैल्यूज रख देते हैं यहां पर। G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है 6 इंटू 10⁻24 और स्मॉल m है 300 किलोग्राम, डिवाइड बाय 2। R प्लस H की वैल्यू है 6900 इंटू 10⁻3। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 8.7 इंटू 10⁻9 जूल। ये होगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये होती है माइनस GMM बाय R प्लस H। अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट किया था। तो ये क्या है, इसमें -1 बाय, एक तो माइनस साइन आया है और इसमें 2 था, वो 2 नहीं है, तो यानी ये क्या आएगी, इसकी डबल आनी चाहिए, क्योंकि नीचे 2 नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये डबल हो जाएगी। तो फिर से आप वैल्यूज रखोगे, माइनस G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, कैपिटल M 6 इंटू 10⁻24, स्मॉल m 300, डिवाइड बाय R प्लस H 6900 इंटू 10⁻3। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आएगा, इसका डबल आएगा, माइनस साइन है तो माइनस भी आएगा, 17.4 इंटू 10⁻9 जूल। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और टोटल एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है आपका 8.7 इंटू 10⁻9, 8.7 इंटू 10⁻9, और पोटेंशियल एनर्जी है -17.4 इंटू 10⁻9। तो 8.7 माइनस 17.4 और 10⁻9 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया -8.7 इंटू 10⁻9 जूल। तो ये है टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला क्वेश्चन। अब मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। उससे पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं और आपके लिए क्वेश्चन भी लिख देता हूं साथ में। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है, ए 400 किलोग्राम सैटेलाइट इज इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड to transfer it to a circular orbit of radius 4r. What are changes in kinetic energy and potential energy? R is radius of earth. तो पहले ये अर्थ है, इसका रेडियस r है। तो पहले ये 2r रेडियस का ऑर्बिट है, यानी ये भी क्या है, r, सो दैट यहां से यहां तक 2r। फिर कहता है ये रेडियस डबल कर दो, यहां तक 4r कर दो। कहां तक, 4r तक। तो पहले इस ऑर्बिट में है, मान लीजिए इसमें एनर्जी EI है, टोटल एनर्जी है EI, I फॉर इनिशियल। और बाद में जब 4r रेडियस का बनेगा ऑर्बिट, तो उस ऑर्बिट में मान लीजिए एनर्जी होगी EF, टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। और EI टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r।
टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट का आपका फॉर्मूला था -GMM/r+h। r+h क्या था? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो पहले केस में r+h क्या है? 2r, और दूसरे केस में r+h की वैल्यू क्या है? 4r। सो यहां एक 2 भी था, -GMM/2r+h। r+h रेडियस ऑफ ऑर्बिट था, तो पहले केस में r+h की वैल्यू है 2r और दूसरे केस में r+h की वैल्यू है 4r। तो पहले EI निकालते हैं हम। EI क्या होगा? -G, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ सैटेलाइट जो कि आपको 400 किलोग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2 और r+h रेडियस ऑफ ऑर्बिट इनिशियली क्या है? 2r, तो 2 इंटू 2r, तो ये आ गया -GMM/4r। अब मैं ये वैल्यूज रख दूंगा। वैल्यूज रखने से पहले हम EF भी निकाल लेते हैं। EF क्या होगा? -GMM/2 ऑफ r+h रेडियस ऑफ ऑर्बिट। फाइनली क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिट? 4r, तो इंटू 4r, तो हो जाएगा -GMM/8r। तो आपको बताना है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। तो यानी 2r रेडियस वाले ऑर्बिट से 4r वाले ऑर्बिट में भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो EI और EF का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि इस ऑर्बिट में एनर्जी EI है, 4r रेडियस वाले ऑर्बिट में एनर्जी EF होगी। दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी सैटेलाइट को हमें देनी पड़ेगी। तो हम एनर्जी रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं, डेल्टा E, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा E इक्वल टू EF माइनस EI, डेल्टा E इक्वल टू EF माइनस EI। तो डेल्टा E इक्वल टू EF है -GMM/8r, और ये माइनस और ये माइनस प्लस GMM/4r। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आंसर? ये आंसर आ जाएगा आपका GMM/8r के इक्वल आ जाएगा, प्लस का GMM/8r। सो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज रखेंगे हम। तो डेल्टा E हम थोड़ा सा इजी करने के लिए कैलकुलेशन को इसको ऐसे लिख सकते हैं, GM, ये 1/8 मैं अलग से लिख देता हूं, GM/r इंटू m। तो मैं ये m यहां आ गया, तो r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूंगा तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा। और ये GM/r² क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, g के इक्वल होता है, इंटू r इंटू m। तो डेल्टा E आ गया G इंटू R इंटू M। तो अब हम ये वैल्यूज रख देते हैं। डेल्टा E के लिए G की वैल्यू 9.8, R की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है आपकी, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी यूज किया है, ये आप 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर आपने लिया था इससे पहले क्वेश्चन में। और आपका मास ऑफ सैटेलाइट 400 किलोग्राम दिया हुआ है और डिवाइड बाय 8। रेडियस ऑफ अर्थ है ये कैपिटल R, 6400 किलोमीटर होता है ये। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं 9.8 इंटू 6.4 इंटू 400 और फिर आप उसको डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो ये आपका आ जाता है 3136 इंटू 10⁻⁶। 3136 इंटू 10⁻⁶ जूल, और यू कैन राइट इट 3.13 इंटू 10⁻⁹ जूल।
ओके 3.13 इंटू 10⁻⁹ जूल। वेल अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 3.14 हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर, क्योंकि 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 नंबर है, तो 3.14 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अभी हमने जब टोटल एनर्जी की बात की थी तो आपकी टोटल एनर्जी थी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैंने के से लिख दिया, या फिर इट वाज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यू से लिख दिया। तो यहाँ से डेल्टा ई क्या हो जाएगा? इट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा के और इट विल बी डेल्टा यू बाय 2। तो यहाँ से डेल्टा के क्या आएगा? माइनस ऑफ डेल्टा ई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डेल्टा के, इट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा ई, क्योंकि डेल्टा ई इक्वल टू माइनस डेल्टा के, तो डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा ई। तो माइनस 3.14 इंटू 10⁻⁹ जूल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा यू बाय 2, तो डेल्टा यू क्या आएगा? 2 डेल्टा ई, 2 डेल्टा ई। तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ न्यूमेरिकल थे रिलेटेड टू द टॉपिक टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का? मान लीजिए ये एक अर्थ है, अर्थ का मास m, रेडियस r, ये हमारा अर्थ है और अर्थ का मास m है, रेडियस r है। मान लीजिए आप यहां पर बैठे हैं, इस जगह पर, यहां आपका घर है, यहां एक सैटेलाइट है। तो जियो स्टेशनरी कब हुआ? स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर। तो आपके रिस्पेक्ट में ये, यानी अर्थ के किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर होना चाहिए। रेस्ट पर कब होगा? ये अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, अर्थ मान लीजिए इस तरफ रोटेट कर रही है, तो ये रेस्ट पे कब होगा? अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो ये सैटेलाइट भी ऐसे रोटेट करे, अगर अर्थ इधर रोटेट कर रही है तो सैटेलाइट भी इधर रोटेट करे, और जो एंगुलर वेलोसिटी होगी अर्थ की रोटेट करने की, वही एंगुलर वेलोसिटी इस सैटेलाइट की भी होनी चाहिए। तभी ये हमेशा आपको एक ही जगह पर दिखेगा कि ये आपके साथ साथ मूव करेगा, तो आपको लगेगा आपके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। तो इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होगी? ए सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ए सैटेलाइट which revolves around the sun in its equatorial plane, in its equatorial plane। अर्थ का जो इक्वेटर होता है, यानी ये आपका अर्थ है, तो ये क्या है? ये इक्वेटोरियल प्लेन है। तो इस प्लेन के अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट होगा, इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन विद सेम एंगुलर स्पीड, विथ सेम
angular speed and in the same direction as the earth rotates about its own axis. As the earth rotates about its own axis is called geostationary satellite. ओके, या फिर इसको और सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। सिंक्रोनस सैटेलाइट और सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और सिंक्रोनस सैटेलाइट। हाइट क्या होगी इसकी, यानी ऑर्बिट की जो है अर्थ सरफेस से हाइट क्या होगी। आपने लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन किया था टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट का, ये था 2 पाई r प्लस h रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय √gm। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो t स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर बाय gm r प्लस h का क्यूब। तो यहाँ से r प्लस h क्यूब आ जाता है आपका gm t स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, gm t स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। तो आपके पास g होता है gm बाय r स्क्वायर, तो gm इक्वल टू gr स्क्वायर। तो मैं इस gm को gr स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो गया gr स्क्वायर t स्क्वायर। मैंने इस gm को gr स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, t स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। और यहां था r प्लस h का क्यूब, तो यहां दोनों तरफ मैं क्यूब रूट ले लूं तो इधर क्या हो जाएगी, पावर 1/3। तो यहां से h क्या आ गया, gr स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 माइनस r। अब मैं सारी वैल्यूज रख देता हूं इसमें। टाइम पीरियड क्या होगा, t की वैल्यू है 24 आवर, इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे 86,400 सेकंड। क्यों, क्योंकि 1 आवर इज 60 मिनट एंड 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो 24 इंटू 60 इंटू 60 86,400। रेडियस ऑफ ऑर्बिट r 6400 किलोमीटर के इक्वल है। रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी, जो ये कैपिटल R है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और g की वैल्यू 9.8 है और पाई आपका जो है 3.14 होता है। तो 3.14 का जो स्क्वायर है वो आपका 9.86 आ जाता है। और अगर आप 22/7 लेते हैं तो 9.87 आ जाता है। तो 22/7 के अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो h इक्वल टू g की वैल्यू 9.8 इंटू r 6400, ये किलोमीटर में ही ले रहे हैं तो h की वैल्यू भी किलोमीटर में आ जाएगी, इंटू t स्क्वायर 86,400 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 22/7 का स्क्वायर, और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 9.87 आ जाता है। इस पूरे का क्यूब रूट 1/3 पावर माइनस r इज 6400। तो इसको आप सॉल्व करेंगे
तो जो ब्रैकेट में टर्म है इसको सॉल्व करके आता है आपका 42339, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 42339 किलोमीटर आता है, पॉइंट समथिंग। तो आप इसको 42339 ले लीजिए माइनस 6400, तो ये आपका आ जाता है 35,939, 35939 किलोमीटर। तो ये होगी हाइट ऑफ द ऑर्बिट अबव अर्थ सरफेस फॉर ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो वो यानी अराउंड 36,000 किलोमीटर की हाइट पर उसका ऑर्बिट होगा। ओके, तो अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, आपका जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है उसका जो ऑर्बिट होगा, उसका ऑर्बिट वही होना चाहिए जो सेंटर ऑफ अर्थ है। दूसरा, ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। तीसरा, टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए? 24 आवर, जितना अर्थ का है उतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अर्थ का है वही आपके जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का होना चाहिए। तो ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नेसेसरी कंडीशंस फॉर ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। नंबर 1, orbit should be concentric and coplanar with equatorial plane of Earth. Orbit should be concentric, concentric मतलब सेम सेंटर होता है जिसका, concentric and coplanar, coplanar मतलब सेम प्लेन में, coplanar with इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। अर्थ का ये पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये क्या होता है? इक्वेटर होता है। तो इक्वेटोरियल प्लेन में होगा और उसका सेंटर यही होगा जो कि अर्थ का है। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ। नंबर 2, डायरेक्शन of rotation should be same as that of Earth. Number 3, वेल, और ये जो अर्थ का है वेस्ट टू ईस्ट होता है डायरेक्शन, तो लिख सकते हैं दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। नंबर 3, टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ शुड बी सेम एज दैट अर्थ इटसेल्फ, मीन्स 24 आवर्स। तो नंबर 3, टाइम पीरियड of revolution should be 24 आवर। मीन्स ऑर्बिट में सैटेलाइट एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेगा, 24 आवर। तो ये है नेसेसरी कंडीशन फॉर ए सैटेलाइट टू बी जियोस्टेशनरी। यूजेस क्या है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के यूजेस? नंबर 1, in weather forecasting,
नंबर 2, कम्युनिकेशन में यूज होता है ये इन कम्युनिकेटिंग रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन सिग्नल्स, इन कम्युनिकेशन ऑफ रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन signals. Number 3, to study upper regions of atmosphere, to study upper regions of atmosphere, and number 4 is to study solar radiations and cosmic rays. To study solar radiations and cosmic rays. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर से बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। हमारा लास्ट टॉपिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में था, तो पोलर सैटेलाइट का पोलर प्लेन में होगा। ए पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन ए पोलर ऑर्बिट। ए पोलर satellite revolves in a polar orbit. पोलर ऑर्बिट परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल प्लेन होगा। ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पोलर ऑर्बिट कैसे होगा? पोलर ऑर्बिट इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। ये पोलर ऑर्बिट होगा जो मैंने रेड पेन से बनाया है। ए पोलर ऑर्बिट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल प्लेन। A polar orbit is perpendicular to equatorial plane. It passes through north and south pole of orbit. Not through but over. It passes over north and south poles of Earth and has a radius of 500 किलोमीटर to 800 किलोमीटर। मीन्स इसका जो हाइट होगा वो 500 to 800 किलोमीटर होगा, जबकि जियो स्टेशनरी का अराउंड 36,000 किलोमीटर था आपका। ठीक, यूजेस क्या है पोलर सैटेलाइट के? यूजेस नंबर 1, they are used in weather monitoring and weather forecasting. तो नंबर 1 इन वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि पोलर सैटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस कम है एज कंपेयर टू जियो स्टेशनरी, तो ये
ज़्यादा रिलायबल हैं बिकॉज वो अर्थ के काफ़ी पोलर सैटेलाइट अर्थ के काफ़ी क्लोज रोटेट करते हैं। नंबर 2 फॉर स्पाइंग वर्क, जो डिफेंस में या किसी भी अन्य अलग पर्पस के लिए स्पाइंग वर्क के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दे कैन बी यूज टू स्टडी टोपोग्राफी ऑफ मून, दे कैन बी यूज्ड to study topography of moon। तो ये कुछ यूजेस हैं पोलर सैटेलाइट के। देन नेक्स्ट टॉपिक इज वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मीन्स वेटलेस, जीरो वेट हो जाना। अगर आपको याद है, आपने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में एक टॉपिक किया था एपरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट। अगर लिफ्ट में आप अपना वेट मेजर करते हो तो आपका वेट क्या आएगा। यहां मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए लिखता हूं कि अगर ये आपकी लिफ्ट है, मास m है तो mg डाउनवर्ड लगेगा, रिएक्शन अपवर्ड लगेगा। सपोज लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन a से, तो आपने लिखा था इसकी इक्वेशन mg माइनस आर इक्वल टू एम ए की डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा mg माइनस आर, तो F इक्वल टू एम ए ये इक्वेशन थी। तो यहाँ से R आ गया mg माइनस एम ए m इंटू जी माइनस ए। और ये R क्या था, ये वो रीडिंग होगी जो आपकी वेइंग मशीन दिखाएगी, इसको हमने एपरेंट वेट कहा था। और इस केस में देखो m इंटू जी माइनस ए, एम जी माइनस एम ए, इतनी वैल्यू दिखाएगा, ये क्या होगी लेस देन एम जी। तो यानी जो आपका एक्चुअल वेट एम जी था उससे कम दिखाएगी मशीन अगर आपकी लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और एक्सेलरेटेड है तो। एंड इसमें इफ a इक्वल टू जी, a इक्वल टू जी कब हो सकता है, अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही हो, लिफ्ट फ्री फॉल कर रही हो तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे मैं इस पेन को नीचे छोड़ दूं तो ये नीचे जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल होगी। तो अगर लिफ्ट फ्री फॉल करती है तो a इक्वल टू जी होता है, तो r क्या हो जाएगा m इंटू जी माइनस जी, यानी 0। तो ये जो आपकी वेइंग मशीन है वो कितना वेट शो करेगी, 0। और इस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, तो वेटलेसनेस का क्या मतलब हुआ कि जो रिएक्शन है वो आपकी 0 होगी। और इस रिएक्शन को हमने एपरेंट वेट कहा था, यानी एपरेंट वेट 0 होगा। तो ये तो था वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए। तो वेटलेसनेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, weightlessness, a body will said to be weightless if reaction of the surface is 0. A body is said to be weightless if reaction of the surface is 0, और you can say इस रिएक्शन को हम apparent weight भी कहते हैं, apparent weight is 0. A body is said to be in condition of weightlessness। तो वेटलेसनेस की कंडीशन में कब होगी, अगर रिएक्शन जो सपोर्टिंग सरफेस से मिलनी चाहिए वो 0 है। इफ रिएक्शन फ्रॉम सपोर्टिंग सरफेस, यानी जिस सरफेस पे वो बॉडी है, सपोर्टिंग सरफेस इज 0, और या क्या कह सकते हो आप, apparent weight is 0, और its apparent weight
इज 0। तो हम इस कंडीशन को कहेंगे वेटलेसनेस। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, फ्री फॉल ऑफ ए लिफ्ट। तो ये लिफ्ट में मास m है, mg डाउनवर्ड लगेगा, r अपवर्ड लगेगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस r इक्वल टू ma, mg माइनस r इक्वल टू ma। तो यहाँ से r हो गया mg माइनस ma, m इंटू g माइनस a। इन फ्री फॉल a इक्वल टू g, so r equal to m into g minus g 0. तो means weight of a body in a free fall of lift will be 0. Okay? तो पहला ये कंडीशन है। दूसरा है एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ आपने वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ पढ़ा था और उसका इक्वेशन फॉर्मूला था जी डी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। एट सेंटर ऑफ अर्थ d की वैल्यू क्या हो जाएगी, r के इक्वल हो जाएगा। तो आपको जी डी क्या मिलेगा, g इंटू 1 माइनस r बाई आर 1, तो 1 माइनस 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो वेट ऑफ ए बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ वो भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि g की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो वेट तो mg होता है, तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या होगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ m इंटू जी डी, m इंटू जी डी की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या है, 0 है, तो m इंटू 0 0। ओके, तो ये भी कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस है। ऑल्दो वेटलेसनेस के साथ कुछ प्रॉब्लम भी होती है। किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो स्पेस में होते हैं तो जब आप जैसे पानी पीते हो, आपने ऐसे गिलास उठाया, अगर आप उसको इस तरह से करोगे तो पानी नीचे गिरेगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी है यहाँ तो। लेकिन स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वो वाटर ड्रॉप्स क्या होंगी, फ्लोट कर रही होंगी ऐसे, वो नीचे नहीं गिरेंगी। तो इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को जब वो स्पेस में होते हैं तो खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, ईटिंग और ड्रिंकिंग है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सेकंड थिंग, जैसे एक सिंपल पेंडुलम भी हम लें, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है अगर हम अर्थ पर रखते हैं, लेकिन अगर आप उसको स्पेस में ले जाएंगे, स्पेस में वहाँ पर जहाँ पर g की वैल्यू 0 हो, तो वो ऑसिलेट नहीं करेगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं वेटलेसनेस की वजह से। ठीक, इस सिंपल पेंडुलम experiment cannot be performed in state of weightlessness. Eating and drinking difficulties arise because of weightlessness. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक वेटलेसनेस भी ख़त्म हो गया और इसके साथ ही हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का काफ़ी कुछ है सिलेबस में, और वो एनालोगस है टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। उसमें जो आप पढ़ेंगे उसकी आप एनालॉजी कर पाएंगे जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उससे। तो इसलिए ये चैप्टर आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए, सो दैट आपको नेक्स्ट ईयर जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के आप कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आपका माइंड उनको ईजीली एक्सेप्ट कर पाए। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।